नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रामविलास यादव के लखनऊ आवास पर छापेमारी हुई है। उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने छापेमारी को अंजाम दिया है। लखनऊ में पुरनिया इलाके के आवास पर यह छापेमारी चल रही है। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं रामविलास यादव। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। 15 दिन की छुट्टी पर इस वक्त रामविलास यादव हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि लखनऊ स्थित आवास पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तराखंड विजिलेंस टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। लखनऊ में पुरनिया इलाके में आवास बताया जा रहा है जिसमें छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं रामविलास यादव। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है और अब वो 15 दिन की छुट्टी पर हैं। बताया जा रहा है कि अब उनके निवास स्थान पर इस वक्त विजिलेंस डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, इस वक्त उत्तराखंड में तैनात हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला रामविलास यादव पर, जिसको लेकर उनके लखनऊ आवास पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग की अब छापेमारी शुरू हो गई है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिस तरह से रामविलास यादव पर आरोप लगाए गए, उनके आवास पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। क्या कुछ वहां से मिला है, कुछ जानकारी लग पाई है अब तक? देखिए नीलू, जो रामविलास यादव हैं वो वर्तमान में उत्तराखंड में अपर सचिव कृषि के पद पर कार्यरत हैं। 2018 के आसपास जब यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, तो रामविलास यादव को ये डर था उसी समय से कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। तो 2017 में वो उत्तराखंड आ गए थे। 2018 में यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव रहे। मौजूदा समय में वो कृषि विभाग में अपर सचिव हैं। यूपी में चूंकि यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि जो समाज कल्याण जो अपर सचिव हैं रामविलास यादव IAS हैं, उनके खिलाफ आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। उन्होंने उत्तराखंड को इसके सारे डॉक्यूमेंट भेजे। यहाँ पर विजिलेंस ने उनकी जब जांच पड़ताल की तो सारे आरोप सही निकले। कई बार रामविलास यादव को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। रामविलास यादव तमाम बहानेबाजी करते हुए अपना पक्ष रखने से बचते रहे। अंततः अप्रैल में उत्तराखंड विजिलेंस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी और इसके बाद मई लास्ट में उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद से 31 मई के बाद से 30 मई को ये सारा मामला जब एक्सपोज हुआ, तो उसके बाद 31 मई को रामविलास यादव लंबी छुट्टी पर चले गए। मैंने कल भी उनके ऑफिस में, जो सचिवालय में जो उनका ऑफिस है, वहां पर जाकर इस बात की पड़ताल की, तो ये बताया गया कि वो 15 जून तक छुट्टी पर हैं। इस बीच नीलू, एक बड़ी जानकारी ये भी है कि रामविलास यादव इस 30 जून को रिटायर भी होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके आवास पर जो छापामारी हुई, इसके पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस अब सख्त एक्शन ले सकता है, सख्त रुख अपना सकता है, और उसी का परिणाम है कि आज उनके आवास पर छापामारी की गई। अभी क्या कुछ इस छापामारी में मिला, इसकी पूरी डिटेल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन रामविलास यादव पर, जैसे न्यूज 18 ने पहले भी बताया था, कि उनके रिटायरमेंट से पहले उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला ही नहीं है जो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तराखंड में भी 2018 में जब वो समाज कल्याण के अपर सचिव पद पर रहे, यहाँ पर भी एक निजी कॉलेज को 5.5 करोड़ रुपए की सीधे छात्रवृत्ति के तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने का उन पर आरोप है। संबंधित कॉलेज के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो गई। कॉलेज के प्रबंधक जेल भी चले गए, लेकिन आज तक न वो धनराशि वसूल हो पाई उस कॉलेज से, और ना ही जो IAS है रामविलास यादव, उनके खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई हो पाई। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में जरूर सरगर्मियां तेज हो गई थी। जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने रामविलास यादव की फाइल तलब कर ली थी, लेकिन इससे पहले ही रामविलास यादव लंबी छुट्टी पर थे। बिल्कुल, तो ठीक रिटायरमेंट से पहले अब रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज विजिलेंस की टीम इस वक्त उनके लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह से चलेगी। और जिस मामले में, यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हो रही है, इस मामले में और अधिक क्या कुछ जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हरिद्वार दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे हेतमपुर पहुंचने वाले हैं सीएम। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास यहां से मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे देहरादून वापस सीएम धामी लौट जाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर में, यानी कि बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे सीएम धामी हरिद्वार के हेतमपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर सीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास करने वाले हैं और फिर दोपहर 1 बजे उनके वापस देहरादून लौटने का कार्यक्रम है।
तो हरिद्वार पहुंचेंगे कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11 बजे का वक्त रखा गया है उनके हितमपुर पहुंचने का, जहां पर सीएम धामी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास करने वाले हैं। हालांकि हमने कल भी देखा था, एक आध दो दिन पहले भी उनका हरिद्वार का दौरा था और लगातार मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा इधर लगातार हो रहा है। और आज जब मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं और फिर दोपहर 1 बजे के करीब वो वापस देहरादून लौट जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार, और किस तरह के कार्यक्रम है इस पर बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, कितने बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और सिर्फ क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास का कार्यक्रम है या कुछ और भी कार्यक्रम है यहाँ पे? जी देखिए, मुख्यमंत्री के पहुंचने का जो समय है 11 बजे का समय बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री रोशनाबाद के पास गांव है हितमपुर में पहुंचेंगे और वहां पर ये एक बड़ी परियोजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ये सस्ते आवास बनाए जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 से अधिक के आवास बनाए जा रहे हैं। इनका शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है और सरकार के और अन्य तमाम प्रतिनिधि, चाहे वो शहरी विकास मंत्री हो, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हरिद्वार के सांसद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और स्थानीय जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ा ये कार्यक्रम आज शिलान्यास का होने जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रशासन की ओर से भी जो है इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल तौर पर कर ली गई है। ठीक है पुलकित, जैसे वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड कैबिनेट के शुक्रवार को बैठक हुई जिसमें 23 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिस पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने 14 से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र को हरी झंडी दे दी है और करीब 63,000 करोड़ के बजट को पेश भी करने की अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त अनुदान राशि को भी लगभग दुगुना किया है। अब परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेता को 30 लाख की जगह 50 लाख मिलेगा। वहीं महावीर चक्र, कीर्ति चक्र विजेता को 20 लाख की जगह 35 लाख की रकम मिलेगी। वहीं वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता को 15 लाख की रकम दी जाएगी। 15 लाख की रकम की जगह 25 लाख की रकम दी जाएगी और सेना गैलेंट्री मेडल से सम्मानित सैनिकों को 7 लाख के बजाय अब 15 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। सैनिकों के उसमें बेतहासा वृद्धि हमारे कैबिनेट डिसीजन हुए। जो हमारे अशोक चक्र है, जो हमारे शौर्य चक्र हैं, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, इनकी पुरस्कार में बेतहासा वृद्धि, लगभग दुगनी से अधिक वृद्धि हमने की है, क्योंकि एक सैनिक भारतीय प्रदेश है और हमारे जवान लोग देश की युवा में शहीद होते हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का आभार करता हूँ कि इसको आज यहाँ पर लाया गया और उसमें वृद्धि की गई। सर, बजट में और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस बार कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत होगा। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कांवड़ सीजन शुरू होने पर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पहल की। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को हमने सचेत कर दिया है और इसमें इस कांवड़ यात्रा के अंदर पुष्प वर्षा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भावना व्यक्त की है कि जो भी कांवड़ यात्री आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। हम सभी का स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो लोग मास्क पहन करके सैनिटाइजेशन करते हुए सारे काम करेंगे, जिससे कि कोरोना पर कंट्रोल लगे। और इसके साथ साथ 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले। और हाल ही में विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी ने अपने 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं पर जो कार्रवाई की उसका इंपैक्ट भी पड़ा है, उत्तराखंड में देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस में ऐसे संवेदनशील बयानों पर एक तरह से अघोषित सेंसरशिप देखने को मिल रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बाद बीजेपी तो अलर्ट मोड पर आ ही गई है। कांग्रेस भी बहुत संभलकर चलने की रणनीति अपना रही है। दोनों को डर उस मैसेज का है जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड बीजेपी में प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट की भरमार है। अभी तक सभी प्रवक्ता, पैनलिस्ट ज्ञानवापी से लेकर हर धार्मिक मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोलते रहे हैं, लेकिन इन दिनों माहौल कुछ बदला हुआ है। नुपुर शर्मा विवाद के बाद कांग्रेस और खासकर बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, पैनलिस्ट ऐसे मामलों पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और हर विषय पर हमारी पार्टी का अपना दृष्टिकोण है और पार्टी लाइन है, और पार्टी के प्रवक्ताओं से भी यही अपेक्षा रहती है कि वे पार्टी लाइन पर ही बात करेंगे, अपने बयान देंगे। लेकिन कभी कभी चूक होती है तो पार्टी उसका संज्ञान भी लेती है और कार्रवाई भी करती है। सूत्रों की माने तो दिल्ली से मिले दिशा निर्देश के बाद बीजेपी ने अपने सभी नेताओं, प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट को ज्ञानवापी, नुपुर शर्मा समेत धर्म से जुड़े विवादास्पद मामलों में मुंह बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो कांग्रेस भी संभलकर चलने की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं रही है। हमेशा हमने इसको कंडेम किया है और हमेशा हम कंडेम करते रहेंगे। हमारा सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता का है। ये देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो भारत में रहता है उसका ये भारत है। भारत को भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, धार्मिक आधार पर बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं वो देश के दुश्मन है, देश के दोस्त नहीं। बहरहाल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जगह माहौल बदला हुआ है। नुपुर शर्मा विवाद के बाद उत्तराखंड बीजेपी भी अलर्ट मोड पर है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट और नेताओं को ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा जैसे मामलों से साफ तौर पर बचने को कहा है, तो धार्मिक मामलों में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि नेता संयमित भाषा का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और विश्व हिंदू परिषद आज और कल हरिद्वार में बड़ा मंथन करने जा रहा है। 1964 में बीएचपी की स्थापना के बाद से साल में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक इस बार बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें देश भर के दिग्गज साधु संत कई मुद्दों पर आगे की रणनीति बनाएंगे, जिसमें ज्ञानवापी, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, बंगाल हिंदुओं को एक करने जैसे मामलों पर मंथन होगा। पहला सत्र आज दोपहर 3 बजे से, जबकि दूसरा सत्र 12 जून को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो मार्गदर्शक मंडल का बैठक है, प्रति वर्ष कहीं न कहीं होता है, तो उसमें निस्संदेह ज्ञानवापी की भी चर्चा रहेगी, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का भी, उसमें कश्मीर का भी चर्चा रहेगा। विशेष करके बंगाल पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल की जो स्थिति है आज हमारे लिए बहुत साधारण नहीं है, हमारे लिए सामान्य नहीं है। जो निरंतर आवाज़ उठाई जा रही है, आगे भी उसको बनाए रखना है। जैसे धर्मांतरण, हिंदू समाज का धर्मांतरण, ये कैसे रुके, हिंदू समाज को कैसे जागृत किया जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुलकित, आज वीएचपी का महामंथन शुरू होने वाला है, क्योंकि ये 2 दिन का ये महामंथन होगा, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, कौन कौन इसमें पहुंच रहे हैं और कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? की 2 दिवसीय ये बैठक होने यहाँ पर जा रही है और बड़ा मंथन यहाँ पर बीएचपी के द्वारा किया जाना है। और इसकी तैयारियों की यदि बात करें तो बीएचपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियां पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। आज 3 बजे से इसका पहला सेशन शुरू होगा। समय निर्धारित नहीं है कि कितनी देर कार्यक्रम चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटा ये बैठक जो है चलनी है। और जहाँ तक इसमें शामिल होने वाले बड़े चेहरों की बात है तो बीएचपी के जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर सभी पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की क्योंकि बैठक है, तो सभी जो साधु संत हैं, जो बड़े साधु संत हैं, वो चाहे वो हरिद्वार के हैं, वो प्रयागराज के हैं या देश के विभिन्न स्थानों के जो भी बड़े साधु संत हैं, वो सब इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और कई देश के और राष्ट्र के और धर्म से जुड़े कई विषयों पर इसमें यहाँ पर चर्चा होगी। और जो भी चर्चा होगी, उन चर्चाओं के बाद कुछ प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए जाएंगे। उन प्रस्तावों को जो है सरकार के सामने रखा जाएगा। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आज देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड हुई। इस बार 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स से पास आउट होकर कुल 288 कैडेट्स आर्मी ऑफिसर बनेंगे, जिसमें 89 कैडेट्स मित्र देशों के हैं। इस बार भी सबसे ज्यादा 50 कैडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहीं उत्तराखंड के भी 33 कैडेट्स सेना में अधिकारी बनेंगे। विदेशी कैडेट्स में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद 43 कैडेट्स का ये आखिरी बैच पास आउट हुआ है,
जबकि तजाकिस्तान के 19 और भूटान के 18 कैडेट्स पास आउट होकर अपनी सेवा देंगे। इस पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर, GOC इन सी साउथ वेस्टर्न कमांड के 7 कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे और इस दौरान रिव्यूइंग ऑफिसर ने कैडेट्स को सम्मानित भी किया। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले मौसम वत्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले नीरज सिंह बकोला गोल्ड मेडल से नवाजे गए। वहीं IMA की परंपरा के अनुसार पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा भी की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से IMA पासिंग आउट परेड, और जब अंतिम पग के लिए जा रहे थे कैडेट्स तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। चटवुड बिल्डिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वीर सपूत अब भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। इन्हें ऑफिसर नियुक्त किया गया है, अलग अलग कमांड में इन्हें भेजा जाएगा और कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, कड़ी परीक्षा के बाद ये भारतीय सेना में शामिल होंगे जवान, और इनके सम्मान में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। एक पूरा प्रोसेस होता है, चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड से लेकर पासिंग आउट परेड तक। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 288 कैडेट्स आज पास हुए हैं और IMA की POP यानी कि POP सेरेमनी में जो भी बेस्ट कैडेट होता है उनको सम्मानित भी किया जाता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से। इसके अलावा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद जो सबसे अच्छा प्रदर्शन IMA में करता है उनको, उन कैडेट्स को सम्मानित किया जाता है। और फिर यहाँ से जो कैडेट्स निकलते हैं वो ऑफिसर बनकर भारतीय सेना में शामिल होते हैं। अंतिम पग पर जाने से पहले कैडेट्स पर फूल बरसाए गए और फिर अंतिम पग के बाद पहला पग जो भारतीय सेना में जाते हैं ये ऑफिसर, जहां से इनको अलग अलग कमांड में भेजा जाता है और ये फिर भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करते हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा इस बार के कैडेट्स रहे 50। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो 33 कैडेट्स इसमें शामिल हुए। वहीं मित्र देशों के 89 कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बस छाती चौड़ी हो गई थी, पूरा सिर ऊंचा ही हो गया कर दिया बेटे ने हमारा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत घमंड है अपने, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चे के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं उन्हें देना चाहेंगे? बस आगे अपने जीवन में अच्छा ही करे, जो भी बच्चा हमारा जितना अच्छा किया और ज़्यादा अच्छा करे, इससे यही अच्छा है। पहली बार देखा ये सब मैंने, पहले तो फिल्मों में देखा था। बस ये जो चाहता है वो सब कुछ मिले उसे और देश का नाम रोशन करे और उसकी भगवान लंबी उम्र करे। आई एम कर्नल गीता एंड ही इज माय हस्बैंड कर्नल PV राव एंड माय ब्रदर कर्नल अजिंक्य। सारी फैमिली में सब लोग कर्नल और आज बेटा भी पास आउट हो गया, कैसी फीलिंग है और कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है आपकी फैमिली? बस दिस इज द सेकंड जनरेशन एंड वी आर रियली प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है एंड जो उसका ड्रीम था इट्स कमिंग ट्रू। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स because my son is passing out and all the efforts of her mother being a lady officer in army, she has groomed him and motivated him to join army. It's indeed a proud moment. Obviously he wants to serve the nation and we are proud, okay? And his biggest motivation is mama is Ajinkya is there, Colonel Ajinkya, and from day one he was fascinated by it. Absolutely, no words to explain, we cannot explain. आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो बेटा है वो यहाँ से पास आउट हो रहा है। हम पूरा परिवार आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। इस दिन का इंतजार हर पेरेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था। कृपा है उस परमात्मा की जिसने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, बहुत खुशी है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी पलों के ऐतिहासिक फैक्ट्स पर केंद्रित प्रमोद कुमार की नई किताब का देहरादून में हुए कार्यक्रम में विमोचन हुआ। 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिलीज की गई। इस मौके पर मसूरी IAS एकेडमी के पूर्व डायरेक्टर संजीव चोपड़ा ने किताब के बारे में बातें साझा की। और 4 धाम कपाट खुलने के बाद से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना गंगोत्री धाम जारी है।
गांव-गांव से देव डोलियां भी गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंच रही है। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी के कली गांव की प्रसिद्ध ठाठक्या देवता की डोली यात्रा नरसिंह देवता, हुड़, चौरंगी देवता के साथ गंगोत्री धाम पहुंची। इस दौरान ग्रामीण ढोल दमाऊ बजाते हुए नजर आए, जिसमें गंगोत्री धाम में देव डोलियों की मौजूदगी में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। इस दौरान ठाठक्या देवता की डोली के साथ सभी देवताओं और भक्तों ने मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई और गंगोत्री धाम मंदिर में दर्शन भी किए। और पिथौरागढ़ में प्लेन सर्विस के बाद अब हेली सर्विस भी करीब करीब ठप मानी जा रही है। पिछले 1.5 महीने से पवन हंस की हेलीकॉप्टर सर्विस पूरी तरह से बंद है। विधानसभा चुनाव में पहले सरकार ने 5 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा पंतनगर और देहरादून के लिए शुरू की थी, लेकिन 1.5 महीने से ये हेली सेवा पूरी तरह से बंद है। यही नहीं, पवन हंस बुकिंग पोर्टल भी इस वक्त बंद पड़ा है। शुरुआत में पवन हंस ने तकनीकी वजह का हवाला देते हुए कुछ दिनों के लिए हेली सर्विस बंद करने की बात कही थी, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी हेली सर्विस बहाल नहीं हो पाई है। कई तरह के कयास इसको लेकर अब लगाए जा रहे हैं। और गर्मियों से राहत पाने के लिए लैंसडाउन घूमने आ रहे पर्यटक अब वाटरफॉल का भी लुत्फ उठा रहे हैं। लैंसडाउन के पास चिनबो वाटरफॉल बनने का काम तेजी से किया जा रहा है। 50 मीटर ऊंचे वाटरफॉल के साथ ही चिनबो में स्विमिंग पूल भी तैयार किया जा रहा है, जहां पर पर्यटक आनंद ले रहे हैं। फिलहाल स्विमिंग पूल तैयार किया जा रहा है, जिसमें आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वहीं लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि उम्मीद है कि साल के आखिर तक वाटरफॉल बनाने का जो काम इस वक्त चल रहा है उसे पूरा कर लिया जाएगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।